Good morning, students. Myself, Dr. Pradeep Kumar Khicha, Department of Business Administration, SMB Government College, नाथद्वारा। छात्रों, पिछली वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैंने आप लोगों को बीकॉम फर्स्ट ईयर में बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पेपर के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। इस पेपर की फर्स्ट यूनिट के अंदर भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 को डिस्कस किया गया है। व्यापारिक क्षेत्र के अंतर्गत दिन प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के ठहराव, समझौते या अनुबंध करने होते हैं। इन ठहराव, समझौते, अनुबंध या विभिन्न प्रकार के जो वचनों का आदान प्रदान होता है, इनमें वैधानिक दायित्व की उत्पत्ति न होने पर इनकी कोई उपादेयता, इनकी कोई महत्ता नहीं रह पाती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 25 अप्रैल 1872 को भारतीय संसद में एक अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जिसे भारतीय संसद ने इसे पास किया और 1 सितंबर 1872 में हमारे देश में लागू हुआ। इसका नाम है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। प्रारंभ में जब यह अधिनियम बनाया गया था तो इसमें कुल 266 धाराएं थी। प्रथम खंड के अंतर्गत धारा 1 से लेकर 75 तक जो अनुबंध संबंधी सामान्य नियमों को डिस्कस करती है। द्वितीय खंड के अंतर्गत धारा 76 से लेकर 123 तक के प्रोविजंस थे जो वस्तु विक्रय अनुबंधों से संबंधित थे, किंतु 1930 में इस संदर्भ में एक अलग से अधिनियम बना दिया गया। इसलिए अब वर्तमान के अंतर्गत भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में धारा 76 से लेकर 123 तक के प्रोविजंस को समाप्त कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया है। धारा 124 से लेकर 147 तक के जो प्रोविजंस हैं वो प्रोविजंस विशिष्ट अनुबंधों के संदर्भ में हैं। 5 प्रकार के विशेष अनुबंध बतलाए गए हैं, जो हैं हानि रक्षा अनुबंध, गारंटी के अनुबंध, निक्षेप के अनुबंध, गिरवी के अनुबंध और एजेंसी के अनुबंध। इनको धारा 124 से लेकर धारा 238 तक एक्सप्लेन किया गया है। धारा 239 से लेकर धारा 266 तक की प्रोविजन 1 सितंबर 1872 को लागू होने वाले भारतीय अनुबंध अधिनियम में साझेदारी अनुबंधों से संबंधित थे, किंतु 1932 के अंतर्गत हमारे देश में एक अलग से भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 पारित कर दिया गया। तो धारा 239 से लेकर 266 तक के सेक्शंस को भी अब इस अधिनियम से समाप्त कर दिया गया है, टर्मिनेट कर दिया गया है। तो इस प्रकार अब भारतीय अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत धारा 1 से लेकर 75 तक जो जनरल रूल्स हैं, सामान्य प्रथम खंड के अंतर्गत सामान्य नियम अनुबंध से संबंधित बतलाए गए हैं, और धारा 124 से लेकर 238 तक के प्रोविजन विशेष अनुबंधों के संदर्भ में जिनका हमें अध्ययन करना है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 1 के अंतर्गत इसका नाम भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के नाम से इसको जाना जाएगा। दूसरी बात, ये 1 सितंबर 1872 से हमारे देश के अंतर्गत लागू हुआ है, लागू होने की तिथि। और तीसरी बात, इसका क्षेत्र। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 जब पूर्व में लागू किया गया था तो जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ के संपूर्ण भारत के अंतर्गत यह अधिनियम लागू किया जाता था। प्रत्येक अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की शब्दावली जिनका प्रयोग संपूर्ण अधिनियम के अंतर्गत किया गया है, उनको डिफाइन किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से धारा 2A से लेकर धारा 2J तक विभिन्न प्रकार की डेफिनेशंस दी गई हैं, विभिन्न प्रकार के शब्दों को परिभाषित किया गया है, जिनको मैं एक अलग PDF के माध्यम से आप लोगों को मैं जानकारी दूंगा ही। साथ ही मैं आज इस लेक्चर के माध्यम से आपको अनुबंधों के संदर्भ में एक्सप्लेन करूंगा।
देखिए, अनुबंध किसे कहते हैं? धारा 2A के अंतर्गत एक्सप्लेन किया गया प्रस्ताव को, ऑफर या प्रपोजल। प्रस्ताव जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करने अथवा न करने के संबंध में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि दूसरे व्यक्ति की सहमति प्राप्त हो जाए, तो कहा जाएगा कि एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार के सम्मुख प्रस्ताव रखा गया है। देखिए, प्रस्ताव रखना मतलब एक पक्षकार के द्वारा अपनी इच्छा को प्रकट करना। इच्छा प्रकट करने के पीछे उसका भाव क्या होना चाहिए? दूसरे पक्षकार की सहमति प्राप्त हो जाए, दूसरे पक्षकार की स्वीकृति प्राप्त हो जाए। स्वीकृति देना अथवा नहीं देना दूसरे पक्षकार की इच्छा पर डिपेंड करता है, किंतु प्रस्ताव रखने वाले पक्षकार का भाव का मत का उद्देश्य दूसरे पक्षकार से सहमति प्राप्त करना होना चाहिए। तो प्रस्ताव अनुबंध के लिए ठहराव का होना जरूरी है और ठहराव के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति का होना आवश्यक होता है। तो प्रस्ताव को सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया, जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के सम्मुख किसी कार्य को करने अथवा न करने के संबंध में अपनी इच्छा उस उद्देश्य से प्रकट करता है कि दूसरे पक्षकार की सहमति प्राप्त हो जाए, तो कहा जाएगा कि पहले पक्षकार ने दूसरे पक्षकार के सम्मुख प्रस्ताव रखा है। जब दूसरा पक्षकार, जिसको हम वचन ग्रहीता के नाम से पुकारते हैं, देखिए, प्रस्ताव रखने वाले पक्षकार को वचनदाता के नाम से, प्रॉमिसर के नाम से पुकारा जाता है, और जिस पक्षकार के सम्मुख प्रस्ताव रखा जाता है उसको हम वचन ग्रहीता के नाम से या स्वीकारकर्ता के नाम से पुकारते हैं, प्रॉमिसी के नाम से पुकारते हैं। जब दूसरे पक्षकार के द्वारा उस प्रस्ताव पर जो वचनदाता के द्वारा रखा गया है उस पर अपनी सहमति प्रकट कर दी जाती है, बिना किसी प्रकार से प्रस्ताव की शर्तों में परिवर्तन के मूल रूप से उस प्रस्ताव में सहमति व्यक्त कर दी जाती है, स्वीकृति दे दी जाती है, तो ऐसा स्वीकृत प्रस्ताव वचन के नाम से पुकारा जाता है। सेक्शन 2B के अंतर्गत वचन को डिफाइन किया गया है। जब वह व्यक्ति जिसके सम्मुख प्रस्ताव रखा गया है उस पर अपनी सहमति प्रकट कर दे, तो कहेंगे कि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है, और प्रस्ताव जब स्वीकार कर लिया जाता है तो वह वचन कहलाता है, अर्थात स्वीकृत प्रस्ताव ही वचन के नाम से जाना जाता है। अब वचन से उत्पत्ति किसकी होती है? वचन से उत्पत्ति होती है ठहराव की। प्रस्ताव प्लस स्वीकृति इज इक्वल टू वचन, और वचन को ही हम स्वीकृति, वचन को ही हम ठहराव के नाम से पुकारते हैं। ठहराव को सेक्शन 2E के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। प्रत्येक वचन और वचनों का प्रत्येक समूह जिसमें वचन एक दूसरे का प्रतिफल हो ठहराव कहलाता है। प्रत्येक वचन या वचनों का प्रत्येक समूह जिसमें वचन एक दूसरे का प्रतिफल हो उसे ठहराव कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिएगा एक्स वाई को टीवी देने का वचन देता है, और उसके बदले में वाई एक्स को 15,000 रुपये देने की स्वीकृति प्रदान करता है। अर्थात एक्स 15,000 रुपये में अपना टीवी वाई को देने का प्रस्ताव रखता है और वाई इसको स्वीकार कर लेता है। तो यहाँ पर वाई के लिए टीवी प्रतिफल है और एक्स के लिए 15,000 रुपये प्रतिफल है। ऐसे प्रत्येक वचन जिसके अंतर्गत प्रतिफल की उत्पत्ति हो रही है, जिसमें प्रतिफल है, ऐसे वचनों को ऐसे वचन से ठहराव की उत्पत्ति होती है। ऐसे वचन को हम ठहराव के नाम से पुकारते हैं। सेक्शन 2D के अंतर्गत प्रतिफल को डिफाइन किया गया है। प्रतिफल जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कार्य किया है या करने से विरत रहा है, विरत का मतलब होता है अलग रहा है, नहीं करना, नेगेटिव सेंस के अंतर्गत, या कोई कार्य करता है या करने से विरत रहता है, या कोई कार्य करने या विरत रहने का वचन देता है। देखिए, यहाँ पर तीनों ही प्रकार के काल आ गए, तीनों ही प्रकार के टाइम पीरियड आ गए। कोई कार्य करता है या करने से विरत रहता है, वर्तमान प्रेजेंट के अंतर्गत। कोई कार्य किया है या करने से विरत रहा है, जो पहले बीत चुका है। और कोई कार्य करने या विरत रहने का वचन देता है, जो आगामी समय के लिए है। तो ऐसा कार्य या विरति या वचन उस वचन के लिए पर्याप्त प्रतिफल कहा जाता है। ये सेक्शन 2D के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। तो देखिए, प्रस्ताव प्लस स्वीकृति इज इक्वल टू वचन, और वचन प्लस प्रतिफल इज इक्वल टू ठहराव। और ठहराव के अंतर्गत अगर राजनियम की प्रवर्तनीयता को जोड़ लिया जाए, एनफोर्सिबिलिटी ऑफ द लॉ को इसमें जोड़ लिया जाए, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी ऑफ द लॉ अगर जुड़ जाता है, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत ऐसा ठहराव कॉन्ट्रैक्ट के नाम से, संविदा के नाम से, अनुबंध के नाम से जाना जाता है। सेक्शन 2H के अंतर्गत अनुबंध को डिफाइन किया गया है।
एक ठहराव जो राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय होता है अनुबंध कहलाता है। मैंने भी आप लोगों को कहा कि ऐसा ठहराव जिसमें एनफोर्सिबिलिटी ऑफ द लॉ है, एनफोर्सिबिलिटी ऑफ द एग्रीमेंट है, ऐसा ठहराव ही अनुबंध के नाम से जाना जाता है। प्रश्न उठता है कि कौन सा ऐसा ठहराव है जिसमें एनफोर्सिबिलिटी ऑफ द लॉ होता है और कौन सा ऐसा ठहराव जिसके अंतर्गत एनफोर्सिबिलिटी का गुण नहीं होता है। इसका सीधा सा मतलब हो गया कि प्रत्येक ठहराव अनुबंध का रूप धारण नहीं कर सकता है। कुछ ठहराव होते हैं जिसमें एनफोर्सिबिलिटी की विशेषता, एनफोर्सिबिलिटी का गुण नहीं हो पाता, ऐसे ठहराव ही रहते हैं। किंतु जिन ठहराव के अंतर्गत राजनियम की प्रवर्तनीयता है, जिस ठहराव को हम राजनियम के माध्यम से लागू करवा सकते हैं, राजनियम के माध्यम से जिनको हम पूरा करवा सकते हैं, ऐसे ठहराव को हम अनुबंध के नाम से जानते हैं। अब देखिए इस स्लाइड के अंतर्गत एग्रीमेंट के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। एग्रीमेंट में लिखा गया ऑफर प्लस एसेंट ऑफ द ऑफरी इजिकल टू एग्रीमेंट हुआ, और एग्रीमेंट में जिसमें एनफोर्सिबिलिटी ऑफ द लॉ होगा ऐसा एग्रीमेंट राजनियम के माध्यम से प्रवर्तित नहीं होगा। ऐसा एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट के नाम से, संविदा के नाम से, अनुबंध के नाम से जाना जाएगा। प्रश्न उठता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन कौन से असेंशियल्स होने चाहिए, कौन कौन सी विशेषताएं कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत होनी चाहिए, कौन कौन से गुण कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत होनी चाहिए। सबसे पहली बात आती है प्योरिटी ऑफ द पार्टीज, दो या दो से अधिक पक्षकार। देखिए कि अकेला व्यक्ति स्वयं प्रस्ताव नहीं रख सकता और उस प्रस्ताव के ऊपर स्वयं ही स्वीकृति प्रदान नहीं कर सकता। प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करने के लिए देयर शुड बी टू पार्टीज, दो पक्षकार होने चाहिए। एक पक्षकार वचनदाता और दूसरा पक्षकार वचन ग्रहीता, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, दो पक्षकार होने चाहिए। एक पक्षकार प्रस्ताव रखता है और दूसरा पक्षकार उस प्रस्ताव के ऊपर अपनी सहमति, अपने एसेंट, अपनी एक्सेप्टेंस प्रदान करता है। इसलिए देयर शुड बी टू पार्टीज, प्योरिटी ऑफ द पार्टीज होना जरूरी है। अब इन जो दोनों पार्टीज हैं उन पार्टीज के बीच, उन दोनों पक्षकारों के बीच प्रस्ताव और स्वीकृति होनी चाहिए, और प्रस्ताव और स्वीकृति के माध्यम से उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। Another essential element is agreement. It is the foundation of the contract. It comes into the existence of the acceptance of an offer. Such an acceptance must be absolute and the unconditional. Acceptance must be in the accordance with the term and condition of the proposal. अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि एक पक्षकार जिसको हम वचनदाता के नाम से पुकारते हैं, वचनदाता के द्वारा प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव जिस रूप में, जिन शर्तों के साथ रखा गया, उन्हीं शर्तों के अनुरूप, उसी रूप के अंतर्गत वचन ग्रहीता को उस प्रस्ताव को स्वीकार करना होगा। वो चाहे तो इसको स्वीकार कर सकता है, चाहे तो उसको अस्वीकृत कर सकता है। अगर प्रस्ताव स्वीकार हो गया, उसने बिना किसी प्रकार का प्रस्ताव की शर्तों में परिवर्तन करके उसको स्वीकार किया है, मतलब उसने अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस प्रदान की है, तो ऐसा स्वीकृत प्रस्ताव एग्रीमेंट बनता है। ठीक है। तत्पश्चात आता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। देखिए ठहराव करने का उद्देश्य किसी प्रकार से हंसी मजाक करना या किसी प्रकार से टाइम पास करना नहीं होना चाहिए। जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के सम्मुख प्रस्ताव रखता है तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत वहाँ पर दोनों पक्षकारों का उद्देश्य लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना होता है। लीगल रिलेशन को क्रिएट करना दोनों पक्षकारों का उद्देश्य होता है। इसलिए इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होना जरूरी है। तो दोनों पक्षकारों के मध्य लीगल रिलेशन क्रिएट करने की, वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा होनी चाहिए। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण वाद है वॉल्फेयर वर्सेस श्रीमती वॉल्फेयर का, जिसको मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा कि जब तक पक्षकारों के मध्य वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा नहीं होगी तो ऐसा ठहराव ही रहेगा। ऐसे ठहराव के माध्यम से अनुबंध का निर्माण नहीं हो सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी। देखिए जो ठहराव के पक्षकार हैं, दोनों ही पक्षकार ठहराव के, उन दोनों ही पक्षकारों के अंतर्गत अनुबंध करने की योग्यता, अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। अनुबंध करने की क्षमता के बारे में सेक्शन 11 के अंतर्गत एक्सप्लेन किया गया है कि ही शुड बी मेजर, चाहे वो वचनदाता है चाहे वो वचन ग्रहीता है, वो वयस्क होना चाहिए। वयस्क व्यक्ति जिसने सामान्य दशाओं के अंतर्गत जिस व्यक्ति ने अपनी आयु के 18 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, ऐसा व्यक्ति वयस्क व्यक्ति माना जाता है। तो ही शुड बी मेजर। ही इज
ऑफ साउंड माइंड, वो स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। पागल, मूर्ख, शराबी, प्रमादी, ऐसा व्यक्ति अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति होता है। और ऐसा व्यक्ति, अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति ये नहीं जान सकता कि अनुबंध का उसके हित अहित पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हमारा कानून अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति को अनुबंध करने की क्षमता प्रदान नहीं करता है, अनुबंध करने की योग्यता प्रदान नहीं करता है। फिर बात आती है, ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग बाई एनी लॉ ऑफ द लैंड। संबंधित राजनियम के माध्यम से उसे अनुबंध करने के अयोग्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए। कुछ व्यक्ति विशिष्ट परिस्थिति के अंतर्गत होते हैं जिसके कारण वो अनुबंध करने के अयोग्य होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनको संबंधित कानून के द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित कर रखा है, ऐसे व्यक्ति भी अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखते, इसलिए वो व्यक्ति भी अनुबंध नहीं कर सकते हैं, चाहे वो प्रस्तावक हो चाहे वो स्वीकार करता हो। तो कॉन्टेक्चुअल कैपेसिटी दोनों ही पार्टीज के अंतर्गत होनी अनिवार्य है। फिर आता है कंसेंट। कंसेंट के मतलब, यहाँ कंसेंट की बात जो आई है वो कंसेंट इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, प्रस्ताव रखा गया, प्रस्ताव की कोई महत्ता नहीं है, कोई उपादेयता नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं है जब तक कि उस प्रस्ताव पर स्वीकृति नहीं हो जाए। प्रस्ताव जब स्वीकृत हो जाता है, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है, वैधानिक संबंधों की स्थापना हो जाती है, पक्षकार अपने दायित्व से नहीं बच सकता है। राजनियम के माध्यम से दूसरे पक्षकार को अपने दायित्वों को पूरा करना पड़ेगा, दूसरा पक्षकार दायित्वों को पूरा करवा सकता है। इसलिए हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए अनिवार्य है कि उस पर क्या होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए, उसके अंतर स्वीकृति होनी चाहिए। स्वीकृति मूल रूप से हो, बिना किसी दबाव के अंतर्गत हो। नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा फ्री कंसेंट। हमारा कानून कहता है स्वीकृति तो होनी चाहिए, किंतु स्वीकृति कैसी हो, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट के बारे में सेक्शन 13 के अंतर्गत एक्सप्लेन किया गया है। जब स्वीकृति कॉरिजन के माध्यम से उत्पीड़न, अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा अनुचित प्रभाव, कपट, फ्रॉड, मिथ्या वर्णन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिथ्या वर्णन का मतलब है मिस प्रेजेंटेशन, और फिर आता है मिस्टेक। अर्थात अगर स्वीकृति उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन अथवा गलती से प्रेरित है तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत ऐसी स्वीकृति को हमारा कानून स्वतंत्र सहमति नहीं मानता है। और जब सहमति स्वतंत्र नहीं होती है तो ऐसी कंडीशन में पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर ऐसा ठहराव व्यर्थ नहीं होता है। तो अनुबंध की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि वहाँ फ्री कंसेंट होना अनिवार्य, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंसिडरेशन। एवरी एग्रीमेंट टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन एंड एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज जनरली वॉइड। कि सब जो हमारा ठहराव किया गया है, ऐसा ठहराव बिना प्रतिफल का होगा तो वॉइड होगा, वो स्पष्ट रूप से व्यर्थ होगा। इसलिए ठहराव के अंतर्गत ठहराव के अंतर्गत प्रतिफल की उत्पत्ति होना जरूरी है। और कंसिडरेशन को हमने सेक्शन 2D के अंतर्गत अभी आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया है। लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। देखिए, ठहराव के अंतर्गत उत्पन्न ठहराव का उद्देश्य लॉफुल होना चाहिए। किसी भी कानून, देश में प्रचलित कानून के द्वारा उसको अवैधानिक घोषित नहीं किया गया हो। सेक्शन 23 के अंतर्गत यहाँ बताया गया है, कोई भी ऐसा कार्य जो राजनियम के द्वारा वर्जित है, कोई भी ऐसा कार्य जो कपटपूर्ण है, कोई भी ऐसा कार्य जिसको करने की परमिशन दे दी जाए तो अन्य राजनियम की व्यवस्थाएं निष्प्रभावी हो जाएगी। कोई भी ऐसा कार्य जो अनैतिक प्रकृति का है, ऐसे कार्य अनलॉफुल होते हैं, अवैधानिक उद्देश्य से परिपूर्ण होते हैं, और ऐसे कार्यों के संदर्भ में उत्पन्न होने वाला प्रतिफल भी अवैधानिक होता है। इसलिए हमारा कानून कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन भी होना जरूरी है। देन इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है क्रिएटिंग ऑफ मीनिंग। अर्थ की निश्चितता होनी चाहिए। अस्पष्ट अर्थ, जैसे मान लीजिएगा एक्स वाई को कहता है कि मैं 50 पीपे तेल आपको 1000 रुपये प्रति पीपे के हिसाब से बेचने का प्रस्ताव करता हूँ। वाई ने उस पर सहमति प्रदान कर दी गई, किंतु यहाँ पे ये स्पष्ट नहीं है तेल कौन सा, क्या ग्राउंडनट ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, या कोई अन्य प्रकार का तेल है। यह स्पष्ट अर्थ की स्पष्टता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत उस ठहराव को पूरा कैसे किया जाएगा। तो जो भी अनुबंध किया जाए, अनुबंध में
अर्थ निश्चित होना चाहिए, तब जाके हम उस एग्रीमेंट को, उस ठहराव को पूरा कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कई बार इस प्रकार का वचन दे दिया जाता है जिसके अंतर्गत पॉसिबिलिटी का अभाव होता है, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत वो एग्रीमेंट ही रहता है, वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का रूप धारण नहीं कर सकता। जैसे आसमान से तार तोड़ के ले आना, अब इस प्रकार का दिया गया वचन इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, इसको पूरा नहीं किया जा सकता है। मतलब जब ठहराव करने का उद्देश्य ही अनलॉफुल हो गया है, ऐसे ठहराव करने का उद्देश्य लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत वो ठहराव ही रहेगा, वो ठहराव अनुबंध का रूप धारण नहीं कर सकता है। एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, कुछ ठहराव को हमारे कानून के द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित कर रखा है। सेक्शन 25 के अंतर्गत बताया गया वयस्क व्यक्ति के विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव, व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव, वैधानिक कार्रवाई के अधिकार में रुकावट डालने वाले ठहराव, अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव, बाजी के ठहराव, बाजी या सट्टे के ठहराव, इस प्रकार के कुछ ठहराव को स्पष्ट रूप से हमारे देश के अंतर्गत व्यर्थ घोषित कर रखा है। तो ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित भी नहीं होना चाहिए। और कंप्लायंस ऑफ द लीगल फॉर्मेलिटी, अगर कुछ ठहराव के अंतर्गत जहाँ पर एनफोर्सिबिलिटी के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज़ की आवश्यकता हो, जैसे मान लीजिएगा हम संपत्ति का आदान प्रदान कर रहे हैं, संपत्ति का क्रय विक्रय कर रहे हैं, स्थिर संपत्ति, स्थायी संपत्ति का क्रय विक्रय किया जाता है, तो ऐसी संपत्ति के क्रय विक्रय के लिए रजिस्ट्रेशन का होना जरूरी है, उसकी रजिस्ट्री करवाना जरूरी है। तो जो भी उसकी वैधानिक औपचारिकता है, वैधानिक औपचारिकता के बिना ऐसे ठहराव को पूरा नहीं किया सकता। तो अनुबंध के लिए ये भी जरूरी है कि जहाँ पर अनिवार्यता हो, जहाँ पर आवश्यकता हो, तो वहाँ पे कंप्लायंसेस ऑफ द लीगल फॉर्मेलिटी होना भी जरूरी होता है। तो ये था कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स के बारे में। बाकी नेक्स्ट बातें आपको नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत एक्सप्लेन की जाएगी। थैंक यू।